हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा म्यूज़िक। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं द किंग अटेंडेंट मोनार्च का एपिसोड नंबर 7। हम देखते हैं प्रिंस ब्योंग एंड हेडकोट लेडी एक जगह पर मिलते हैं जहां पर उन्होंने 24 साल पहले उस गद्दार ली रिम की अस्थियों का विसर्जन किया था। हेडकोट लेडी प्रिंस से कहती हैं, क्या आप अभी भी उस झूठ से परेशान हैं कि आपने अपनी जनता से कहा था कि उस गद्दार ली रिम को हमारे राज सैनिकों ने मारा है? इस पर प्रिंस बियोंग कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने उस वक्त वही किया जो मुझे ठीक लगा। फिर हेडकोट लेडी प्रिंस से पूछती है कि आपकी किंग से क्या बात हुई है। वो कहते हैं, एक सच है जो कि उन्होंने हेडकोट लेडी से भी छुपाया था। ना तो वो रॉयल गार्ड से मारा गया था और ना ही उसने सुसाइड की थी। सच तो ये है कि वह डेड बॉडी प्रिंस लिरिम की थी ही नहीं। ये बात सुनकर हेडकोट लेडी के होश उड़ जाते हैं। एक और लिरिम की असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद किंग को यकीन हो गया है वो अभी भी जिंदा है और उसके राजद्रोह की वजह उस मानपासिक जो को पाना था। क्योंकि उस बांसुरी का आधा हिस्सा अब किंग के पास है तो उस हिस्से को पाने के लिए लिरिम किंग के पास जरूर आएगा। और वो सोचता है जंगतुएल नहीं बल्कि वह जंगतुएल की लाइफ के लिए खतरा बन सकता है। यहाँ एक तरफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंगतुएल सिंजे के साथ शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि उनके प्रमोशन के एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं। प्रैक्टिस से वापस आते हुए जंगतुएल के पास उसके सीनियर का फ़ोन आता है और वो उससे कहते हैं कि उनके एरिया में एक खून हुआ है और वह जल्द से जल्द उस जगह पर पहुँचे। किंगडम ऑफ कोरिया में किंग अपने रॉयल पब्लिक अफेयर ऑफिस में जाकर अपनी सेक्रेटरी से अपने शेड्यूल्स के बारे में पूछते हैं और उन अपॉइंटमेंट्स और शेड्यूल्स को जल्द से जल्द निपटाने के लिए बोलता है। उनमें से एक बेस्ट टैक्स अवार्ड भी रिसीव करना होता है तो किंग उसे अपनी जगह अपनी सेक्रेटरी को रिसीव करने के लिए कहता है। फिर वो पीएम से भी स्टेट अफेयर्स की रिपोर्ट जल्दी मंगवाने के लिए बोलता है। जब यह खबर पीएम के पास पहुंचती है तो वो अपने पीए से कहती है, किंग को क्या लगता है उनके पास बस इतना ही काम है और वो अपना काम अपने हिसाब से करेंगे। फिर दिखाया जाता है कि पीएम को एक मीटिंग के लिए जाना होता है जिनके लिए वो अपने ड्रेसेस डिसाइड कर रही होती हैं। तो वहाँ पर दिखाया जाता है एक डिजाइनर उन्हें पैंट सूट निकाल के देती है और कहती है कि वहाँ पर ज़्यादातर पॉलिटिशियन सारे पुरुष है तो अच्छा होगा कि आप ये पहन के जाए। तो इस पर पीएम उससे कहती है, अच्छा अगर वहाँ पे सारे पुरुष है तो इसका मतलब मुझे उनकी तरह दिखना होगा। वो कहती है, मैं अपना ड्रेस को डिसाइड कर लूँगी। फिर हम देखते हैं कि पीएम अपने आप को आईने में देख रही होती है और वो कहती है, उस कमीने में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर वो जंगतुएल के बारे में सोच रही होती है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में दिखाया जाता है सिंजे और जंगतुएल उस क्राइम लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें एक लड़की खून में लथपथ दिखाई देती है। वह उस जगह का मुआयना करते हैं और नतीजा निकालते हैं कि यह खून किसी जानने वाले ने ही किया है क्योंकि ना तो दरवाज़ा और लॉक तोड़ा गया है और यह लड़की फेस मास्क लगाकर लेटी हुई थी और खून किचन के एक चाकू से हुआ था जो कि उस खूनी ने धोकर वापस किचन में रख दी थी। उस चाकू को पुलिस एक सबूत के रूप में हिरासत में ले लेती है और पुलिस उस लड़की की रूममेट को पूछताछ के लिए बुलाती है जिसने फ़ोन करके खबर दी थी इस मर्डर के बारे में। एक और किंगडम ऑफ कोरिया में कोर्ट लेडी ने ठान लिया है कि वह उस आईडी चोर को पकड़ कर रहेगी। कोर्ट लेडी ने जासूसी का काम मोंग शोंगा को दिया है। वो कई सारे फोटोज लाके हेड कोर्ट लेडी के सामने रख देती है और वो कहती है ये एक दासी है जो कि प्राइम मिनिस्टर के पीए से मिल रही है क्योंकि उसे उसके इंस्टा पोस्ट से पता चलता है कि ये फ़ोटो सेम जगह सेम डेट और सेम लोकेशन पर ली गई है, बस डिफरेंट एंगल से है और चम्मच पर उन दोनों के चेहरे साफ दिख रहे होते हैं। दासी को हेडकोट लेडी के सामने पेश किया जाता है। हेडकोट लेडी उस दासी से डायरेक्ट पूछती है कि किसने तुम्हें किंग पर नज़र रखने का काम दिया है और राजमहल में चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो दासी रोते हुए कहती है कि बस उसने उन्हें बताया है कि महाराज अपनी गर्लफ्रेंड को महल में लेकर आए हैं क्योंकि महाराज ने इतने समय में कभी खाना नहीं बनाया और उस दिन उन्होंने खाना बनाया और उस समय पैलेस की सिक्योरिटी को इतना बढ़ा दिया गया था तो मुझे लगा कि ज़रूर महाराज की गर्लफ्रेंड आई होगी और मैंने इसके अलावा कुछ नहीं कहा और ना ही मैंने चोरी की है। फिर हेडकोट लेडी को यकीन होता है कि इस दासी ने आईडी नहीं चुराई है लेकिन किंग के बारे में बाहर खबर बताने के लिए वह उस दासी को काम से निकाल देती है। एक तरफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंगतुएल उस खून हुई लड़की की रूममेट का बयान रिकॉर्ड कर रही होती है तो वो लड़की बताती है क्योंकि वो मरी हुई लड़की
और वो एक साथ एक रूम में रहते थे। तो जब भी हर बार उस लड़के का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता था तो वो कुछ समय के लिए वहाँ से बाहर चली जाती थी। वो कहती है उस दिन भी ऐसा ही हुआ था और वो 1 घंटे के लिए कन्वीनियंस स्टोर में चली गई थी और जब वो 1 घंटे बाद आई तो उसने ये सब कुछ देखा। उसने ही पुलिस को फ़ोन करके इस मर्डर के बारे में बताया था। वो उस लड़के के बॉयफ्रेंड का नाम पार्क जोंगो बताती है और उसके सोशल मीडिया से उसकी बर्थ डेट और एड्रेस खोजने में पुलिस को मदद होती है। पुलिस उस लड़के के घर के बाहर निगरानी करना स्टार्ट कर देते हैं। सिंजी जब उस कन्वीनियंस स्टोर में जाके उस लड़के के बारे में पता करता है तो उससे पता चलता है कि वो लड़की सच कह रही थी और वो उस समय उसी कन्वीनियंस स्टोर में मौजूद थी। हम देखते हैं एक आदमी जो कि लिरिम का आदमी है, वो सिंजी पर नज़र रखे हुए होता है। देखते हैं कि वो सारे एक साथ बैठे हुए होते हैं और उनका चीफ उन्हें बता रहा होता है कि उस मर्डर के बाद से उस लड़की का बॉयफ्रेंड अपने घर वापस आया ही नहीं है, वो फरार है और फोरेंसिक लैब को अभी डिटेल्स देने में कई हफ्ते लग सकते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास इतना वक्त नहीं है, अभी भी उस लड़के की रूममेट को सस्पेक्ट के तौर पर देखा जाएगा और उसके बॉयफ्रेंड पार्क जुंगू को प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर। कहते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड को वांटेड लिस्ट में डालो और उसकी फ़ोटोज़ और इन्फॉर्मेशन सारे पुलिस स्टेशन में दे दो और उसके घर पर और वो जहाँ जहाँ भी काम करता है उस जगह पर निगरानी रखो। सिंजे और जंगतुएल उस पार्क जोंग के घर पर नज़र रखे हुए होते हैं। उनके बीच में लॉटरी पर बात हो रही होती है। अचानक से सिंजे जंगतुएल से पूछता है कि मैंने तुम्हें जो ताइक्वांडो क्लास की फीस दी थी तुमने उसका क्या किया। कहती है कि वो डबल लिड आइज ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रही थी लेकिन फिर बाद में उसे याद नहीं रहा। फिर वो अपनी आंखों को दिखाते हुए उससे कहते हैं क्या उसे अभी भी वो आई सर्जरी करवानी चाहिए। तो यहाँ पर सिंजे सिर्फ जंगतुएल को देखता ही रहता है। तभी सामने से जैंगमी और दूसरा ऑफिसर आ रहे होते हैं क्योंकि अब वॉच करने की उनकी बारी होती है। तभी जंगतुएल कहती है कि जैंगमी ऐसे कपड़े खरीदता कहाँ से है, ये किसी भी एंगल से पुलिस वाला नहीं लगता। इनफैक्ट कई बार गैंगस्टर के साथ फाइटिंग के बाद वो लोग इसे अपना आदमी समझ के अपने साथ ही ले गए थे और दोनों हंसने लगते हैं। की सेक्रेटरी से बताती है कि चाइनीज एम्बेसडर और मीडिया पैलेस में पहुंच चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किंगडम ऑफ कोरिया की जनता को चाइना के 600 से ज़्यादा शहरों में बिना वीज़ा के घूमने की परमिशन देते हैं। तो किंग भी उनकी इस बात से काफ़ी खुश होते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंगतुएल मिंगनारी के कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए जाती है। जंगतुएल उसे देख के शॉक हो जाती है क्योंकि उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया होता है, वो भी किंग के ऑफिस में काम करने वाली म्योंगशरा की तरह। पहले तो वो उसे देखती ही रहती है, फिर म्योंगनारी उससे पूछती है क्यों अच्छी नहीं लग रही है हेयर स्टाइल। कहती है आजकल तुम कैफे में कम आ रही हो, कोई दूसरा कैफे देख लिया है क्या तुमने। इस पर जंगतुएल उससे कहती है एटलीस्ट तुम मेरे पापा से तो अच्छी हो, उन्होंने मेरा ना होना नोटिस ही नहीं किया। वो कहती है अच्छा तो तुम्हारी नाइट शिफ्ट चल रही होगी। वो कहती है तुम किसी के घर पे निगरानी रख रही होगी। तो जंगतुएल कहती है नहीं, एक्चुअली मैं एक लड़के के घर पे थी और उसका घर काफ़ी बड़ा था। म्योंगनारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता तो वो कहती है हाँ हाँ ज़रूर। फिर जंगतुएल कहती है खैर छोड़ो इन बातों को। वो उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मान लो कि हमारी दुनिया के जैसे बाहर एक सेम दुनिया है, कहती है कि जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स, और उसमें बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखने वाला इंसान है। तुम अगर उस इंसान से मिलो तो तुम्हें कैसा फील होगा। नारी कहते कैसा क्या, मैं उसे मार डालूंगी। इस पर जंगतुएल उससे कहती है पागल हो गए हो, तुम एक पुलिस ऑफिसर के सामने मारने की बात कैसे कह सकती हो। कहती है यूनिवर्स का रूल है, ये बैलेंस करने के लिए ये जरूरी है, इसलिए एक हमशक्ल हमेशा मारा जाता है। कहती है जो चीज़ एक होनी चाहिए अगर वो दो होगी तो बैलेंस बिगड़ जाएगा ना। नासा ने एलियंस के अस्तित्व के बारे में अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया, वरना एक दुनिया दूसरी दुनिया को ख़त्म कर देगी और मैं ख़त्म नहीं होना चाहती। ये सब सुनकर जंगतुएल काफ़ी शॉक एंड कंफ्यूज्ड है। वहीं दूसरी तरफ किंगडम ऑफ कोरिया में किंग अपने सारे कामों को निपटाने के बाद जंगतुएल से मिलने का प्लान कर रहा है। वो अपने घोड़े मैक्सिमस के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बस तुम मुझे जंगल तक छोड़ दो। तो वो फिर अपने घोड़े के साथ जंगल की तरफ चला जाता है। जब वो जंगल पहुंचता है तो वो वहाँ पर देखता है तो जोयोंग पहले से ही वहाँ पर अपने घोड़े के साथ खड़ा होता है। तो फिर किंग कहते हैं कि तभी मैं सोचूं कि मैं पहले से इतनी आसानी से कैसे निकल पाया, तो तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर जोयोंग उससे कहता है कि आप अपने फ़ोन को बंद करके कहाँ जा रहे थे महाराज, आप फिर से उस लोना से मिलने जा रहे हैं ना। वो कहता है आपको फंसाया जा रहा है महाराज, वो लड़की एक क्रिमिनल है लूना नाम की। इस पर किंग उससे कहते हैं वो तो क्रिमिनल्स को पकड़ती है।
जोयोंग कहता है पुलिस गुंडे सब उसे ढूंढने के पीछे पड़े हैं। चोरी, धोखाधड़ी, नकली दस्तावेज बनाना, इस तरह की कई सारे रिपोर्ट्स उसके नाम पर है, बस वो अभी तक पकड़ी नहीं गई है। इस पर किंग कहते हैं क्या जंगतुएल की शक्ल वाली लड़की कोई हमारे किंगडम में एग्जिस्ट करती है? कहता है आखिर लड़की है कहाँ? इस पर जोयोंग कहता है ये तो आपको मुझसे बेहतर पता होगा। वो कहता है आज मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा महाराज, या तो आप मेरा कत्ल करके मेरी लाश से गुजरिए या फिर मुझे अपने साथ लेकर जाइए, चॉइस आपकी होगी। किंग ने पहले से ही बाकी ऑफिसर्स को बता दिया होता है कि जोयोंग छुट्टी पर जा रहा है, तो किंग वहाँ कहता है मैं कुछ भी कहूँ लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। वो कहते हैं कि जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तुम्हें विश्वास जरूर होगा। जब दूसरी दुनिया का रास्ता खुलता है तो इस पर जोयोंग को विश्वास नहीं होता और वो किंग की तरफ देखता है, तो किंग उससे कहते हैं ये तो बस अभी शुरुआत है, अभी हम दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं। यहाँ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लीरिम को मिलने के लिए दो लोग आते हैं। उनमें से बूढ़ा आदमी उसे प्रिंस इंपीरियल गुम कहकर ज़मीन में बैठकर उसे सलाम करता है। यह एक दूसरे आदमी से सहन नहीं होता। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उस यंग आदमी ने अपने पिता की जायदाद को अपने नाम कराने के लिए लीरिम की मदद से अपने पिता के हमशक्ल जैसे दिखने वाले इंसान को यहाँ पर बुलाया होता है, इसलिए वो बूढ़ा आदमी लीरिम को सलाम कर रहा होता है। लेकिन वो यंग आदमी काफ़ी एरोगेंट और घमंडी होता है, वो लीरिम को डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है। लीरिम दूसरी दुनिया से उस एरोगेंट आदमी की शक्ल जैसा दिखने वाला भी इंसान लेके आता है जो कि उस बूढ़े आदमी का असली बेटा होता है। यहाँ पर लीरिम उस बूढ़े आदमी से कहता है कि आपको अपनी जायदाद और प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर देनी चाहिए, आपके असली बेटे के नाम। यह बात सुनकर वो एरोगेंट आदमी एकदम चौंक जाता है। वो आदमी वहाँ पर कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, लेकिन लीरिम का वफादार आदमी उस यंग आदमी को मार देता है और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि न्यूज़ में कारोबार ट्रांसफ़र की रिपोर्ट्स दिखाई जा रही होती है क्योंकि उनका ग्रुप काफ़ी बड़ा होता है। हम देखते हैं कि ये न्यूज़ एक रेस्टोरेंट का ओनर काफ़ी शॉकिंगली देख रहा होता है। किंगडम ऑफ कोरिया में जब हेडकोट लेडी किंग के स्टडी रूम में जाती है तो वहाँ पर देखती है कि किंग ने उनके लिए एक नोट छोड़ा हुआ होता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि वो फ्राइडे तक वापस आ जाएंगे और वो ज़्यादा टेंशन ना ले और अपना ध्यान रखे, क्योंकि वो जोयोंग को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रात हो जाती है। हम देखते हैं कि जंगतुएल अभी भी ऑफिस में काम कर रही है। वो उस मर्डर की रिपोर्ट्स को तैयार कर रही होती है, लेकिन गलती से उससे एक दूसरी रिपोर्ट ओपन हो जाती है। वो फाइल किंग के केस की होती है, क्योंकि उसे किंग का नाम पता नहीं होता तो वो उसे किम गे के नाम से सेव करके रखती है। तो उसे पुरानी यादें याद आती है, तो वहाँ पर उस नेम को इरेज करके ली गॉन लिखती है, लेकिन उस फाइल को सेव किया बिना कंप्यूटर ऑफ करके वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है। गाड़ी पार करने के बाद जब उसका ध्यान जाता है तो उसके आंगन में सामने किंग खड़ा हुआ होता है। लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो भाग के किंग को गले लगती है। दोनों जंगतुएल के पापा के ताइक्वांडो के सेंटर में जाते हैं। जंगतुएल उसे पूछती है क्या तुमने चाबी मेरे पापा से मांगी और हम दोनों वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? हम देखते हैं कि जोयोंग पहले से ही उस रूम में होता है। जंगतुएल उसे जोयोंग सब समझ के नॉर्मली बात करने लग जाती है और कहती है कि तुमने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं। कहती है तुमने हेयर स्टाइल भी कैसा बना रखा है। तो इस पर वो उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देता और किंग भी उसे ऑकवर्डली देख रहा होता है, तो वो समझ जाती है कि ये जोयोंग सुग नहीं है। पर जंगतुएल के बचपन से लेके अब तक के सारे फोटोज़ लगे हुए थे, उसकी डिग्री, उसकी पुलिस यूनिफॉर्म में फ़ोटोज़। ये सब देखकर जोयोंग को विश्वास हो जाता है कि ये लूना नहीं है बल्कि ये जंगतुएल है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि उस लूना की कोई फैमिली और बैकग्राउंड नहीं होता। लेकिन फिर इस दूसरी दुनिया की बात से वो काफ़ी शॉक होता है, तो उसके एक्सप्रेशंस को देखकर जंगतुएल उससे कहती है कि वो समझ सकती है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। वो कहती है जब मैं पहली बार तुम्हारे किंगडम ऑफ कोरिया में आई थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। फिर वो कहती है लेकिन फिर भी वेलकम टू रिपब्लिक ऑफ कोरिया। थोड़ी देर बाद जोयोंग अपने फ़ोन में वहाँ पर नेटवर्क ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे नेटवर्क्स नहीं मिलते। तो हम देखते हैं जंगतुएल किंग वहाँ पर साइड में बैठे हुए होते हैं। तो किंग कहता है कि इसे इस तरह से मैं पहली बार देख रहा हूँ, कितना क्यूट लग रहा है ना। तो जंगतुएल उससे कहती है क्यूट तो मुझे तुम्हारा केयर फ्री एटीट्यूड लग रहा है, तुम यहाँ इसे ऐसे कैसे लेके आ सकते हो। कहती है तुम्हें पता है ना योनसुप यहीं रहता है। तो किंग कहता है योयोंग इतनी आसानी से पकड़े जाने वालों में से नहीं है। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर जोयोंसुप आ जाता है और कहता है कि मुझे जंगतुएल के पापा ने बताया कि यहाँ पर किंग ऑर्थर आए हुए हैं। तब ध्यान सामने खड़े जोयोंग पे जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी शॉक होते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं।
तो किंग कहते हैं आप दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं ना। तो वो कहता है ये है मेरी अटूट तलवार जोयोंग। किंग अपनी बात पूरी करे इससे पहले ही जोयोंग सब बेहोश हो जाता है। देखते हैं जंग तुएल उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है अभी अभी बड़ी बातें कर रहे थे ना तुम कि मेरा योंग जो इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा, अब क्या बोलोगे तुम। तभी योन उठता है और कहता है कि मुझे लगा मैंने अभी अभी अपने हमशक्ल को देखा। उसका ध्यान फिर से जोयोंग पे जाता है और खड़ा होता है और उसके सामने जाके उससे पूछता है, वो उससे पूछता है तुम कौन हो। तो जोयोंग भी उससे पूछता है कि तुम बताओ तुम कौन हो। तभी जंग तुएल कहती है ठीक है मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये एक तरह का पैरेलल यूनिवर्स है। तभी योनसब जोयोंग को देख के कहता है मुझे पता नहीं था कि मैं इतना हैंडसम दिखता हूँ। तो जोयोंग कहता है क्या सीरियसली तुम्हें पता नहीं था, कभी किसी ने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। कहता है ऐसे कैसे पॉसिबल है, करीबी लोगों ने तो जरूर बताया होगा। योनसब जंग तुएल को देखता है और उससे कहता है कि तुमने भी नहीं बताया मुझे कभी ये सब। किंग यह सब कुछ चुपचाप खड़े होकर देख रहा होता है। फिर से कहता है क्या ये सब कुछ सच है, किंगडम ऑफ कोरिया है और तुम किंग आर्थर एक राजा हो और तुम उनके बॉडीगार्ड हो। तो जोयोंग भी उसकी जैकेट देखकर कहता है क्या तुम मिलिट्री ड्यूटीज कर रहे हो, क्या ये यहाँ पर कंपलसरी है। वो कहता है हमारे यहाँ पे तो वॉलंटरली है। ये बात सुन के ही योंग जो फिर से होश में आने के बाद वो लोग योनसब के घर जाते हैं। तो जोयोंग वहाँ पर सब घर की तलाशी ले रहा होता है। तो योनसब उससे कहता है कि ये क्या कर रहा है। तो इस पर किंग उससे कहते हैं सिक्योरिटी चेक, ये उसकी जॉब है। सब जोयोंग को कॉम्प्लीमेंट देते हुए उससे कहता है कि तुम काफ़ी प्रोफेशनल दिखते हो। तो इस पर वो कहता है तुम क्यों नहीं दिखते, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। तो योनसब उससे कहता है तुम्हें शायद पता नहीं लेकिन मैं किंग की एक अटूट तलवार हूँ। ये सुनकर जोयोंग गुस्से से किंग को देखता है। तो फिर किंग उससे कहता है तुम्हें पता नहीं लेकिन उस समय ये जरूरत आ गई थी। फिर वो कहता है चलो हमें डिनर करना चाहिए, क्यों ना हम चिकन खाएं। तो योनसब कहता है पागल हो गए हो, इस समय हम चिकन कैसे खा सकते हैं। योनसब के मुंह से पागल शब्द सुनकर जोयोंग गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है और उससे कहता है हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे महाराज से बदतमीजी से बात करने की। तभी पीछे से जंग तुएल आती है और जोयोंग को गन नीचे करने के लिए कहती है। वो उससे कहते हैं कि बात बात पर तुम्हें यहाँ पर इस तरह से बंदूक नहीं उठानी चाहिए, ये यहाँ पर गैर कानूनी है। और वो कहती है कि अब बहुत हुआ तुम दोनों का, यहाँ आओ और मेरे सामने बैठो। तो योनसब जाके बैठ जाता है। जोयोंग किंग की तरफ देखता है तो किंग उसे उसकी बात मानने के लिए कहता है। तो जोयोंग भी उसके सामने जाकर बैठ जाता है। वो कहते हैं हमें रूल्स बनाने की ज़रूरत है। वो कहती है तुम दोनों को एक ही वक्त पर घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है जोयोंग तुम दिन में बाहर निकलोगे और यूसुफ तुम रात को। फिर सब कुछ सेटल होने के बाद जंग तुएल किंग के पास जाकर कहती है मिस्टर ली आप मेरे साथ आइए। यह सब सुनकर जोयोंग को गुस्सा आता है और वो महाराज से कहता है आपको यहाँ पर इस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो इस पर किंग कहता है हाँ एक्चुअली ये बेटर था क्योंकि इससे पहले ये मुझे ए सुन हाँ तू तड़ाक करके बात किया करती थी। तो जोयोंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। यहाँ जंग तुएल और किंग उनके फेवरेट चिकन बेबीक्यू रेस्टोरेंट में जाते हैं। जब जंग तुएल उसे एक नया फ़ोन देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए है। वो कहती है इस दुनिया में जो लोग तुम्हारे काम आ सकते हैं मैंने उन सभी के नंबर इसमें सेव कर दिए। तो किंग सिंजी के नंबर को देख के कहता है ये तुमने इसका नंबर सेव क्यों किया है। तो जंग तुएल कहती है मैं उस पर पूरी तरह से विश्वास करती हूँ और कोई भी सिचुएशन आई तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। तो फिर जंग तुएल उसके लिए चिकन टेस्ट करने वाली होती है लेकिन किंग उसे रोक देता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया से अलग है और यहाँ मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं है। वहाँ पर किंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों उस सॉफ्ट टॉय की दुकान में जाते हैं जहाँ पर किंग ने काफ़ी सारे पैसे उड़ाए थे। तो फिर हम वहाँ देखते हैं कि जंग तुएल वहाँ पे शूट करती है और किंग के लिए बहुत बड़ा टॉय जीतती है। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं तो किंग जंग तुएल का हाथ पकड़ता है। तो जंग तुएल कहती है हमें ये नहीं करना चाहिए, पता नहीं अब हम फिर कब मिलेंगे। वो कहती है हमें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना चाहिए। फिर दिखाया जाता है कि जंग तुएल किंग के हाथ को अपने कंधे पर रखती है और दोनों कपल लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जंग तुएल उससे कहती है मैं एक पुलिस के तौर पर भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो किंग एकदम शॉक हो जाता है और कहता है क्या कुछ हुआ है क्या। वो कहता है किसी ने तुम्हें कुछ धमकी दी है क्या। तो फिर इस पर जंग तुएल उससे कहती है मतलब कि कुछ होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर जाने के बाद जंग तुएल उसे ली सांग डो के फ़ोन से जो ऑडियो क्लिप मिलती है वो सुनाती है। वो उन न्यूज़ क्लिप्स को पहचान लेता है किंग और कहता है कि ये उसी की दुनिया की न्यूज़ क्लिप है। वो स्टेडियम उसी की दुनिया का होता है। ये कोई है जो दो दुनिया के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वरना तुम्हारी दुनिया की न्यूज़ क्लिप हमारे यहाँ क्या करती। और इस मर्डर की गुत्थी को हम दोनों को मिलकर सुलझाना चाहिए। तो किंग कहता है ऑर्डर्स कौन देगा। तो जंग तुएल कहते हैं यहाँ पर ऑर्डर्स मेरे चलेंगे। किंग उसे लीरिम की असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट देकर कहता है ये उस लीरिम के हैं और वो अभी ऑलमोस्ट 70 साल का होगा।
तुम्हें इससे मिलते जुलते सेम फिंगरप्रिंट्स वाले इंसान को ढूंढना होगा। वो कहता है हमारे देश में उसकी डेड बॉडी राजद्रोह के 1 साल बाद समंदर किनारे मिली थी, लेकिन मुझे लगता है वो किसी और की बॉडी थी। तो जंगतुल कहती है इसका मतलब वो इस दुनिया में है और उस दूसरे इंसान की पहचान का इस्तेमाल कर रहा है। तो किंग कहता है हमें ढूंढना होगा कि पिछले 24 सालों में उसने यहाँ क्या क्या किया है। फिर जंगतुल उससे कहती है लेकिन ये सब कुछ पता लगाने तक तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होगी। वो कहती है कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना बंद करो, किसी को मत बताओ कि तुम किंग हो और योंग को कंट्रोल करो, और यहाँ पर बंदूक मत उठाओ, और जब भी तुम बाहर जाओ तो मुझे जरूर बताओ। ये बात सुनकर किंग उससे कहता है आपका हुक्म सर आंखों पर। इस पर किंग उससे कहता है लेकिन तुम्हें भी मेरी कुछ बातें माननी होगी। कभी भी मुझे जल्दी आने के लिए और ज़्यादा देर रुकने के लिए मत कहना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उससे कहता है कि इसलिए मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन वहाँ पर भी मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए मेरा आना जाना मेरे हाथ में नहीं है। कहता है कि क्या तुम मेरे लिए यह सब कुछ सह पाओगी, बोर तो नहीं हो जाओगी ना। तो यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ बस देखते ही रहते हैं। जब किंग वहाँ से जा रहा होता है तो इस पर जंगतुल उससे पूछती है नारी योंगसुक दोनों तुम्हारी दुनिया में, क्या मेरी शक्ल का तुम्हारी दुनिया में कोई नहीं है क्या। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिंजे और उसका ऑफिसर एक साथ खाना खा रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर कोई नज़र रखे हुए है। तभी वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। उस रात सिंजे को एक सपना आता है कि वो हॉस्पिटलाइज है और उसकी माँ उसका नाम ले लेकर जोर से रो रही है। तभी उसकी आँख खुलती है तो उसकी माँ कहती है हमारा सिंजे उठ गया। नेक्स्ट सीन में जंगतुल अपनी फोरेंसिक टीम के दोस्त से लिरिम के डीएनए से मैच होने वाले रिपोर्ट्स को मंगवाती है। उसे पता चलता है कि उस आदमी की 24 साल पहले मौत हो चुकी है और उसके भाई की भी एक्सीडेंट में और उसके भांजे की भी हिट एंड रन केस में मौत हो चुकी है। देखकर जंगतुल सोचती है आखिर सच में इस फैमिली के साथ हुआ क्या है। जब वो 8 साल के बच्चे का फोटो देखती है तो फिर उसका नाम होता है ली जियोन। तो वो कहती है लीगॉन तुम भी इस दुनिया में थे। यहाँ किंग एक होटल में ठहरा हुआ होता है तो वहाँ पर जियोंग उससे कहता है ये हम कहाँ हैं महाराज। वो कहता है कि आपकी जगह यहाँ नहीं है, आपकी जगह राजमहल में, और मैं यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तभी दिखाया जाता है कि वक्त रुक जाता है। तो किंग सोचता है कि ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई रूल है। तो हम देखते हैं किंग जाता है और एक कागज पर कुछ लिखता है और लाकर उसे जियोंग की जेब में रख देता है। तभी वक्त फिर से चल पड़ता है। तो जियोंग कहता है मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है महाराज। तो किंग उसे बताता है कि लिरिम भी उसी की तरह एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा है। वो कहता है कि अभी अभी वक्त रुका था और वो जानता होगा कि मैं पैलेस में नहीं हूँ। वो कहता है कि उसे पता होगा कि मैं उस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन सी दुनिया में है। तो वो कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है महाराज, आप मुझे प्रूफ कीजिए। तो किंग उससे कहता है अपनी जेब में हाथ डालो। जब वो जेब में देखता है तो एक कागज होता है जिसमें लिखा होता है कि इतना प्रूफ काफ़ी है। यह देख के जियोंग काफ़ी शॉक होता है। किंग उससे कहता है मेरे पास और लिरिम के पास एक खास चीज़ के 2 हिस्से हैं। वो कहता है कि अगर मेरा वाला हिस्सा उसके हाथ लग गया तो सिर्फ वो ही दोनों दुनियाओं के बीच के इस रास्ते को खोल पाएगा। और वो कहता है कि हमारी जान उस दुनिया में भी सेफ नहीं होगी। वो कहता है इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेके आया हूँ, क्योंकि तुम्हें इस दुनिया में रुक के रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रुक के उस लिरिम को यहाँ पर ढूंढना होगा। और उसे मारने का वो आदेश देता है। यहाँ किंगडम ऑफ कोरिया में वो पुलिस वाला जिसे जोयोंग ने लूना को ढूंढने के लिए कहा था, वो उसे एक वॉइस मैसेज भेजता है क्योंकि जोयोंग का फ़ोन नहीं लग रहा होता है। वो उस मैसेज में बताता है कि वो लूना मिल गई है और वो इतने दिनों से जेल में ही थी, पर वो जल्द ही रिहा होने वाली है। यहाँ पीएम का पीए भी उस लूना की इन्फॉर्मेशन निकाल के उसे देता है और वो पीएम को जेल वाली बात बताता है और कहता है कि किंग का इस क्रिमिनल से क्या रिश्ता हो सकता है। पीएम उन फोटोज़ को देख के कहते हैं क्रिमिनल कुछ समय पहले तो ये डिसेंट लग रही थी। उनका पीए उसे बताता है कि वो जल्द ही रिहा होने वाली है। तो पीएम वहाँ पर कहती है इससे पहले कि किंग को इस बारे में पता चले मुझे उनसे पहले लूना तक पहुँचना होगा। वो तैयार होकर लूना से मिलने जाने ही वाली होती है, तभी उनके लिए एक पार्सल आता है। उस पार्सल में एक न्यूज़पेपर होता है। पेपर के फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ होती है जिसमें लिखा होता है कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया के दौरे पर है। वो ये न्यूज़ पढ़कर कहती है कि यूएस प्रेसिडेंट, वो भी डोनाल्ड ट्रंप, आजकल ये फेक न्यूज़ इतनी चल क्यों रही है। वो इस न्यूज़पेपर को वहीं पर छोड़ देती है और लूना से मिलने के लिए जेल के लिए निकल पड़ती है कि लूना जेल से बाहर आ गई है और वो वहाँ पर वही ब्लैक कलर वाली रैबिट घोड़ी पहनी हुई होती है वो, और उसके हाथ में एक सिगरेट होती है जिसे वो जलाने ही वाली होती है कि तभी एक कार का हॉर्न बजता है जिससे कि वो सिगरेट नीचे गिर जाती है। उस गाड़ी से पीएम आती है और आके उससे कहती है फिर मिलकर खुशी हुई तुमसे, लेकिन तुम्हारी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है।
तभी वो नीचे गिरी हुई सिगरेट उठाती है और गुस्से से पीएम को बोलती है कि वो मेरी आखिरी सिगरेट थी जो कि तुम्हारी वजह से वेस्ट हो गई है। पीएम को उसकी हर बात अजीब लग रही होती है क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने उस लड़की को देखा था और उसका ये वाला रूप काफ़ी अजीब लग रहा होता है। तो दोस्तों इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के ड्रामा म्यूज़िक के साथ।